नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 10 समाज शास्त्र। बच्चों, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 अगर हम बात करें, दूसरी पुस्तक है जिसमें हम दूसरा भाग शुरू होता है, उसका पार्ट नंबर 1 भी और पार्ट नंबर 5 दोनों कोविड-19 के कारण इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ाए जाएंगे। अब मैं चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जिसका चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर दूसरी पुस्तक का है 2 में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, ग्रामीण और नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्थाएं। समाज के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, जो नगर क्षेत्र होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी सामाजिक परिवर्तन होता है, उसकी कुछ व्यवस्थाएं होती है। उन व्यवस्थाओं को हम समझने का इसमें क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या है, पाठ की रूपरेखा। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझेंगे, प्रकार समझेंगे, कारक समझेंगे और उसके परिणाम समझेंगे। फिर क्या है दूसरा, सामाजिक व्यवस्था क्या है, प्रभुत्व की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे और कानून, अपराध और हिंसा की बात करेंगे। गांव, कस्बा और शहर, ग्रामीण और नगरीय समाज में हो रहे दोनों में परिवर्तन के बारे में भी हम इस चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इस चैप्टर की क्या है, इस चैप्टर का परिचय पढ़ते हैं। देखिए क्या है बच्चों, ऐसा सदैव कहा जाता है कि परिवर्तन समाज का अपरिवर्तनशील पक्ष है। जो कहते हैं परिवर्तनशील समाज माना जाता है, परिवर्तनशील समाज कहा जाता है, क्योंकि परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जिसे बोलते हैं बदलाव। क्या होता है बच्चों, बदलाव। ये अपरिवर्तनीय पक्ष है, यानी इसको हम कल्पनीय नहीं कर सकते, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खूब बात कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा कहा जा सकता है। कहते हैं आधुनिक समाज में व्यक्ति का सामाजिक परिवर्तन उन पहलुओं से भिन्न है जो उसे विशिष्ट पहचान देता है, यानी उनकी विशेष पहचान देता है। समाजशास्त्र का उदय 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में तेजी से आ रहे बदलाव को समझने के प्रयास में ही हुआ था। समाजशास्त्र का उदय क्यों हुआ था, समाजशास्त्र क्यों आया, क्योंकि समाजशास्त्र के कहते हैं 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में तेजी से आ रहे बदलाव को समझने के लिए इसको किया गया था। कहते हैं सामाजिक परिवर्तन आधुनिक जीवन का एक सामान्य सत्य है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी यह नई सच्चाई है। मानव जाति का अस्तित्व पृथ्वी पर करीब 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, किंतु मनुष्य की सभ्यता कहते हैं 6,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इन सभ्य सभ्य माने जाने वाले वर्षों में भी विगत 400 वर्ष ही रहे हैं। कहते हैं बच्चों कि जो कहते हैं मानव जो जाति है, जो अस्तित्व में आई थी, जो इस पृथ्वी पर मानी जाती है, वो करीब लगभग 5 वर्ष पूर्व मानी जाती है, पहले मानी जाती है। किंतु मनुष्य की जो सभ्यता है, मनुष्य जो अपनी पूरी तरीके से अस्तित्व में आया, वो 6,000 वर्ष पुराना माना जाता। किंतु सभ्य होने माने जाने वाले वर्ष को केवल, अब अगर हम बात करें तो केवल 400 वर्ष ही रहे हैं, जो मानव सभ्यता में लगातार परिवर्तन को प्रदर्शित करते रहे, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ बच्चों, बदलाव होता रहा, परिवर्तन होता रहा। इन परिवर्तनशील वर्षों में भी बाद में 100 वर्ष आए, परंतु परिवर्तन महत्वपूर्ण है। इन 100 वर्षों में भी बाद में 50 वर्ष आधुनिक विश्व के निर्माण में का कारक बने। यानी कह सकते हैं बच्चों 100 वर्ष से लेकर 50 वर्ष ही आधुनिक विश्व के बारे में कहे जाते हैं। क्या कहते हैं, देखिए मनुष्य के इतिहास का परिवर्तित चक्र। पृथ्वी पर मनुष्य 50 लाख वर्ष से है। स्थायी जीवन में बुनियादी कृषि व्यवस्था में 12,000 वर्ष पुरानी है। विकसित सभ्यताएं 6,000 वर्ष पुरानी नहीं है। यदि मनुष्य के अस्तित्व में एक दिन अर्धरात्रि से अर्धरात्रि तक मान लें तो 11:56 तक तो सभ्यता 11:57 तक अस्तित्व में आई। आधुनिक समाज के विकास में 11:59 तथा 30 सेकंड ही रहा। मनुष्य का विकास वस्तुतः 30 सेकंड में ही परिवर्तनीय या परिवर्तित हुआ। कहते हैं केवल 30 सेकंड में ही व्यक्ति के अंदर परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, अर्थ, प्रकार, कारक और परिणाम। केवल आज हम जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों, वो क्या है, देखिए बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन वह अवधारणा जिसके संबंध में किसी भी परिवर्तन से जिसका समाज पर प्रभाव अनिवार्य रूप से होता है, इसे अन्य अवधारणाओं द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता, यानी अन्य विचारधाराओं के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन को कई अन्य
परिवर्तनों से समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी आर्थिक रूप से भी किया जा सकता है और राजनीतिक रूप से भी परिवर्तन के रूप में किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को विशिष्ट रूप से परिभाषित करने के समाजशास्त्री को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। इसका कारण सामाजिक सिद्धांतों के लिए इसे महत्वपूर्ण बनाना है। गिडेंस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन बुनियादी तौर पर उन्हीं परिवर्तनों की ओर संकेत करता है जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति के मूल आधार संचार को निश्चित समयावधि में बदल लें। कहते हैं जो गिडेंस में उन्होंने क्या कहा है कि जो सामाजिक परिवर्तन है उन्हीं बुनियादी चीज़ों पर बात करता है, उन्हीं को ओर संकेत करता है जो वस्तुतः परिस्थिति के अधीन होते हैं, उनको निश्चित अवधि के लिए ही किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, सामाजिक परिवर्तन में कुछ अथवा सामाजिक परिवर्तन को सम्मिलित नहीं करते। कहते हैं सामाजिक परिवर्तन कुछ अथवा सभी परिवर्तनों को सम्मिलित नहीं करते, बल्कि ये उन बृहद परिवर्तनों को चिन्हित करते हैं जो वस्तुओं को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं। परिवर्तन का बड़ा होना मात्र इस बात पर नहीं मापा जाता कि वह कितना परिवर्तन लाता है, बल्कि यह इस रूप में मापा जाता है कि उसमें कितने बृहद समुदाय को प्रभावित किया है। कहते हैं बच्चों परिवर्तन में ये नहीं देखा जाता कि वो बड़ा है, छोटा है, कैसा है, ऊंचा है, नीचा है, उसमें किंतु ये देखा जाता है कि यह इस रूप में मापा जा सकता है कि कितना प्रभावित कर रहा है, समाज को कितने रूप से प्रभावित कर रहा है, इस रूप में इसे देखा जा सकता है सामाजिक परिवर्तन को। अब हम सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं बच्चों क्या होता है। आज हम केवल जो बात करेंगे वो करेंगे अर्थ के ऊपर। अर्थ क्या है? विभिन्न मापदंडों के बावजूद सामाजिक परिवर्तन का विस्तृत शब्द इसके कई महत्वपूर्ण स्रोत एवं कारकों के रूप में वर्गीकृत करने की कोशिश की जाती है। प्रत्येक प्राकृतिक आधार पर अथवा समाज पर उसके प्रभाव के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए प्राणी शास्त्र में परिवर्तन को उद्विकास नाम दिया गया है, यानी एक नया रूप दिया गया है जो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है। यह शब्द चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिन्होंने उद्विकास सिद्धांत द्वारा यह प्रतिपादन किया कि कैसे जीवित प्राणी विकसित होता है। यानी जीवित प्राणी विकसित कैसे होता है? आपने देखो एक छोटा सा बच्चा होता है जो जन्म लेता है, शिशु कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं, और धीरे 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 क्या हो रहा है बच्चा, वो अपना विकास की ओर अपना गति कर रहा है और धीरे धीरे वो प्राणी विकसित होता चला जाता है। यह कई शताब्दियों से धीरे धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढालकर बदलते रहते हैं। डार्विन के सिद्धांतों में योग्यतम की उत्तर जीविका के सिद्धांत पर बल दिया गया है। कहते हैं योग्यतम यानी योग्यता के आधार पर उस चीज को महत्व दिया गया है। इसके अनुसार वही जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल लेते हैं। वो और क्या कहते हैं कि जो जीवधारी है, जो मनुष्य है, वो वही जीवित रह सकता है जो अपने आप को पर्यावरण के अधीन ढाल लेता है। सर्दी के आधार सर्दी जैसा हो जाता है, गर्मी में गर्मी जैसा वो अपना आप को ढाल लेता है। जो स्वयं को वातावरण के अनुरूप ढालने में सक्षम नहीं होते अथवा उन्हें परिवर्तन की गति धीमी होती है, लंबे समय में नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने बताया कि मनुष्य का विकास समुद्री जीवों, भूमि पर रहने वाले स्तनधारी या स्तनपायी बंदरों, गिलहरी की उच्चतम अवस्था में हुआ है, जहां अंतिम रूप से होमिन सेपियंस यानी आदि मनुष्य को उत्पत्ति हुआ है। कहते हैं कि वैसे मनुष्य की जो स्थिति मानी जाती है, मनुष्य की जो उत्पत्ति मानी जाती है, वो आदिवासी के रूप में मानी जाती है। बंदर गिलहरी के की वस्तु जो स्तनपायी लोग जीव हुआ करते हैं उन्हीं के रूप में मानी जाती है। ठीक है बच्चों, डार्विन ने इस सिद्धांत को विश्व में सोशल डार्विनिज्म के नाम से जाना है। डार्विन का सिद्धांत अनुकूलित परिवर्तन पर बल देता है। जैसा समय होता है उसके अनुसार जो कार्य होता है उसमें परिवर्तन हो, उसके रूप में उन्होंने माना है। इसके विपरीत परिवर्तन को जो अचानक और तीव्रता होती है उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। कहते हैं इसके विपरीत अगर परिवर्तन में अचानक तीव्रता आ जाती है उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। इसका प्रयोग राजनीति संदर्भ में किया जा सकता है। आपने देखा बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिलता है, अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है। समाज में शक्ति के संचालन में परिवर्तन लाकर इस चुनौती को देने वाले पूर्व सत्ता में को विस्थापित करने की प्रक्रिया की गति प्रदान की गई हो तो उसे क्रांतिकारी परिवर्तन रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कहते हैं अगर मान लीजिए समाज में शक्ति की संरचना में परिवर्तन लाकर उसे चुनौती देने वाली पूर्व सत्ता को विस्थापित करने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने की, तो उसे क्या कहा जा सकता है? क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है। मान लीजिए किसी की सत्ता अचानक सत्ता हटा दी जाए और उसके बाद दूसरी सत्ता वहाँ पर स्थापित हो जाए तो वो परिवर्तन का रूप एक दिखाई देगी। उसका नाम क्या होगा? क्रांतिकारी परिवर्तन। फ्रांस की क्रांति 1789 लेकर 93, रूस की क्रांति आपने देखो 1789 इत्यादि तीव्र
तथा आकस्मिक परिवर्तन थे। औद्योगिक क्रांति तथा संचार क्रांति भी इसी के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से ये क्रांति के रूप में इस सामाजिक कहेंगे ने क्रांतिकारी परिवर्तन कहेंगे, जो अचानक एकदम तेजी से होते हैं, जल्दी से इनमें अंदर बदलाव देखने को मिलता है। इस प्रकार से बच्चों केवल आज सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझने का प्रयास किया। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है कि वो अर्थ है जिसमें हम देखते हैं कि कोई चीज के अंदर जितनी जल्दी से बदलाव देखने को मिलता है, उसे सामाजिक परिवर्तन के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में केवल इतना पढ़ेंगे। इससे अगला भाग इसमें लेकर प्रकार, कारक और परिणाम के बारे में अगली वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।